हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, और चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर। यस, वही हीट जो एनर्जी होती है और जिसे हम अपनी प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं कुछ एप्लीकेशंस को लेते हुए, कुछ और एप्लीकेशंस उसमें डालते हुए हमने ये चैप्टर पढ़ा है। तो मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उन चीज़ों को याद रखना है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, और हीट से होता क्या है? हीट से तीन चीजें होती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। टेम्परेचर चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का, सब्सटेंस का साइज चेंज होगा, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन होगी। यहाँ पर हम लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन की भी बात करने वाले हैं। और स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगी, गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा। तो वैसे तो आप, मुझे पता है आप सबको इसके बारे में पता है, तो एक एक को क्विकली डिस्कस करते हैं। हीट से क्या होगा अगर टेम्परेचर चेंज होगा? करेक्ट। अब जब हम हीट देंगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये पानी है, इसको जब हम हीट देंगे तो क्या होगा? तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत एकदम एक्टिव हो जाएंगे, एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो जाएंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब जब हम एनर्जी को या हीट को जब रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। कैसे? एनर्जी हटाई, सब्सटेंस कूल होना शुरू हुआ, जिससे मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्लो हो गई। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फास्ट हो गए थे। टेम्परेचर या आप बोलोगे कि हीट हटाने से यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो गया, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ड्रॉप हो गई और टेम्परेचर फॉल हो गया, टेम्परेचर गिर गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर राइज। क्या फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को राइज कराते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला, द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड। आप कितनी हीट दे रहे हो, सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। दूसरा, मटेरियल क्या है, मतलब जिस बॉडी को आप टेम्परेचर दे रहे हो उसका मटेरियल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर राइज होगा। मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल कि ये हमारे दो सब्सटेंसेस थे, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। इसको भी आपने, दोनों को ही आपने से 1 जूल ऑफ एनर्जी दी। ठीक है, 1 जूल एनर्जी दी, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इसका टेम्परेचर ना कुछ कम था। मतलब मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन ये 5 डिग्री सेल्सियस ही रहा इसका टेम्परेचर। ऐसा भी होता है क्योंकि इन दोनों के मटेरियल्स अलग हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट के बारे में, यानी कि हर एक सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मतलब कितनी हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए, वो सब की अलग अलग होती है। दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसीलिए अलग मटेरियल, अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट भी दोगे तो भी वो अलग अलग टेम्परेचर राइज करेगी। ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पर, सेम टाइम पर, सेम हीट से नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट आता है द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। अब पता है मैटर किन तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, बेसिक कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जब हम हीट देते हैं तो वहां पर होता है टेम्परेचर स्टेट का चेंज। सो चेंज ऑफ स्टेट अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यू टू द लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट पढ़ा है क्लास 7 में, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मान लो आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रही है, तो यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या कितनी, या फिर लिक्विड से सॉलिड बनने में कितनी हीट रिलीज हो रही है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर?
without the change in temperature. So this is called as the latent heat. ये मैंने आपको क्लास 7 के बच्चों को भी बताया है और मैं आपको भी बता रही हूँ कि जहाँ पर भी लेटेंट हीट की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़ लो, उसको अंडरलाइन कर लो और समझ लो। समझा मैंने दिया है, वर्ड्स आपकी बुक में है, उसको पढ़ो, समझो और लिख दो। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये हीट चाहिए होती है, मतलब हमें किसी जब भी हम स्टेट ऑफ मतलब चेंज ऑफ स्टेट करते हैं ना, तो इस चेंज के लिए हमें एक हीट चाहिए टू ओवरकम और इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए या उससे बढ़ाने के लिए या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है? नॉट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फंडा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ हमें ये जो फोर्सेस है ना, या तो इन फोर्सेस से आगे बढ़ जाना है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना है, या फिर इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है। बस उसी से चेंज ऑफ स्टेट होता है। अब बात करते हैं आगे। नाउ इम्पॉर्टेंट चेंज ऑफ स्टेट, तो हम सबको पता है सबसे पहली है मेल्टिंग, यानी कि आइस का पानी में कन्वर्ट होना, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। दूसरा है फ्रीजिंग, जहाँ पर लिक्विड अब सॉलिड बन जाएगा, है ना, जहाँ पर हीट को रिलीज कर दिया जाएगा और सब्सटेंस हमारा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेपराइजेशन और बॉइलिंग, जहाँ पर लिक्विड गैस बनेगा, जहाँ पर पानी स्टीम बन जाएगी, हीट एब्जॉर्ब होगी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। उसके बाद आता है कंडेंसेशन, जहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, रिवर्स प्रोसेस होगा और यहाँ पर वेपर या फिर यानी कि स्टीम वापस से वाटर में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर भी हीट रिलीज हो जाएगी। आगे है सब्लिमेशन और डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन। तो ये वो स्टेट्स है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन जाती हैं, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती हैं। सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड से गैस का बनना, तो यानी कि हीट यहाँ पर क्या हुई है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन गई, तो दैट इज द हीट इज एब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट है डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन, तो किसी चीज को सॉलिडिफाई हो जाना, यानी कि गैस का सॉलिडिफाई हो जाना, तो यहाँ पर हीट रिलीज हो जाएगी। दिस वॉज द रिकॉल ऑफ वॉट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, प्रीवियस क्लास। अब बात करते हैं द चेंज इन साइज। इस साइज के ऊपर ही ना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चैप्टर है और इसकी एप्लीकेशन सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ से ये जो हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा, यहाँ से शायद आपको कुछ डेफिनेशन आ जाए, वहाँ से लेटेंट हीट पूछ लिया जाए इससे पिछले वाले से। लेकिन जो मेजर आपका पोर्शन है इस क्लास में जिसमें आपको ध्यान देना है, वो है द चेंज इन साइज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। बस इसके ऊपर आपको एप्लीकेशंस आएंगी और आपको सवाल यहीं से आएंगे। स्टार्टिंग विद द चेंज इन साइज में, अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो हीट करने से अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका मोशन बढ़ेगा, उनके मोशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से चीज़ें एक्सपैंड होंगी। और जब हम कूल करते हैं किसी चीज़ को, तो कूल करने से यही मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और अब इन चीज़ों में कॉन्ट्रैक्शन, इन सब्सटेंसेस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो आपको याद है ना, रेलवे ट्रैक्स, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। रीजन बीइंग हीटिंग से एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होगा। जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन हीट करने से इंक्रीज होगा और अगर हम इन्हीं सब्सटेंसेस को कूल करेंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा, राइट। तो बस यही हमारा मेन रीजन है। अब ये जो एक्सपेंशन है इट अप्लाइज टू सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती हैं और सॉलिड सबसे कम एक्सपैंड करते हैं, राइट। गैसेस के बीच में ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है ये काफी ज्यादा होता है और जब हीट किया जाता है इन गैसेस को तो ये और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स के केस में देखें तो ये काफी कम स्पेस होता है और मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर ना ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं उसी स्पेस में, राइट। और जब हीट हम देते हैं या हीट ये एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वहीं पर अपनी अपनी ही प्लेस पे ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मूव करते रहते हैं अपनी ही जगह पर, करेक्ट। अब बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है मॉलिक्यूलर मोशन पर? तो हायर द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दे गेन काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स फास्ट होंगे और काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। अब जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। बात की क्लियर है? अब हम एक और बात करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो क्या मैंने आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो पिछली क्लास में बताया है? मैंने बताया है, अगर आपको ध्यान हो तो इट इज़ 0 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स कंप्लीटली, राइट? तो टेम्परेचर कैन गो लोअर देन एब्सोल्यूट ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता है। अब बिल्कुल शांति से जैसे सोए हो ना मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल वैसे होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट की बात करेंगे। तो ये होता है बाय इवेपोरेशन एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड बाय बॉइलिंग एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो बॉइलिंग के टाइम पर ये फिक्स टेम्परेचर होता है और दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम सेल्सियस स्केल में लें, और इवेपोरेशन ऑलमोस्ट सभी टेम्परेचर्स पे हो जाती है। धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं और वो इवेपोरेट होते जाते हैं। सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, और ये किसी भी सरफेस से हो सकता है। जैसे अगर बारिश हुई हो और नीचे बड़ा सारा पानी इकट्ठा हो जाए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे हल्की सी भी धूप आई या नहीं भी आई, धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब पानी गायब हो जाता है। अब कुछ पानी जो है वो ग्राउंड में चला जाता है, बाकी सारा इवेपोरेट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इवेपोरेशन इज। धूप की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। धूप होगी तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, धूप नहीं होगी तो वही प्रोसेस थोड़ा धीरे होगा। लेकिन इवेपोरेशन हर सरफेस से हो सकती है, हर टेम्परेचर पर हो सकती है। नाउ व्हाई डज इवेपोरेशन अकर्स, मतलब अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन में जाए तो इवेपोरेशन क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं। इसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स दे गेन इनफ एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बुलाते हैं, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे एस्केप। तो अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है कॉन्टिन्यूअसली घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं, बीच में इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच की, अब वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? और जिसकी वजह से अब ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए तब इवेपोरेशन हो जाती है। सो ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। अब अगर ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमने एक लिक्विड बना दिया, राइट? अब इस लिक्विड में क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे शांति से नहीं बैठे हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो भी अंदर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर हैं सिर्फ वही इवेपोरेट करेंगे। मान लो ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ पर था, कोलाइड कर करके ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम कर गई, तो ये यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, राइट? ये कभी भी नीचे से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं होते, हमेशा सरफेस से ही इवेपोरेशन होती है। बात क्लियर है? आगे देखते हैं, द एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब धूप अच्छी खासी होगी तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। सो फास्टर इज द इवेपोरेशन। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी के मिलने से ये जल्दी एस्केप हो जाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, इफेक्ट ऑफ ब्लोइंग एयर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ब्लोइंग एयर भी इवेपोरेशन को, अब जैसे एकदम शांत है ना, तो इवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होगी। कपड़े भी आप देखोगे कि इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर धूप नहीं भी है लेकिन हवा चल रही है तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगी, क्योंकि जो एयर है, एयर कैरीज अवे दीज वेपर्स। तो एयर कैरीज वेपर्स
अवे, ठीक है? और इससे जो फ्रेश मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। अब ये हमारा सरफेस था, अब यहाँ से क्या हुआ, हवा आई, ये सारा पानी उड़ा के ले गई। अब क्या हुआ, नीचे के मॉलिक्यूल्स अब ऊपर आ गए, एक फ्रेश लेयर आ गई हमारे पास, या फ्रेश मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे सरफेस पर, और इसकी वजह से इवेपोरेशन अब कंटिन्यू रहेगी। क्लियर हो गया? तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स गए, नीचे से और मॉलिक्यूल्स ऊपर आए, अब वो भी इवेपोरेट हो गए, फिर से अब मॉलिक्यूल्स आए, वो भी इवेपोरेट हो गए। तो हवा इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ सरफेस ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब जितना ज्यादा होगा, अब मान लो मैं एक ग्लास ले लेती हूँ, है ना, ग्लास में मैंने पानी डाल दिया। अब सेम अमाउंट ऑफ पानी अगर मैं एक बड़े से खुले मुंह वाला एक बीकर ले लूं, उसमें डाल दूं, कहाँ से इवेपोरेशन जल्दी होगी? वहां से इवेपोरेशन जल्दी होगी जहां पर ये सरफेस ज्यादा होगा। ये जो सरफेस है ना, जहां पर ये ज्यादा होगा, सरफेस ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो ज्यादा चांसेस इवेपोरेशन के होंगे। यहाँ पर सरफेस कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगी, कम मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पर एक्सपोज होंगे। सो लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर इज द इवेपोरेशन। बात क्लियर होगी, ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे एयर के लिए। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है? अब देखो, अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे ना, सब इवेपोरेशन के रेट को फास्ट ही कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा फैक्टर आया है जो घटा देगा हमारे इवेपोरेशन को। क्या है? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है कि कितने वाटर वेपर्स हमारे आसपास के एयर में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट ह्यूमिडिटी इज। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। तो अभी तक क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे आसपास की हवा में खूब सारे वाटर वेपर हैं, तो अब ये है कि 3 ग्लास मैंने आपको पानी पिला दिया है, अब मैं बोलूँ कि चौथा ग्लास भी पानी पियो, तो आप थोड़ा-सा पियोगे, थोड़ा-सा सिप करके पियोगे, थोड़ा-सा पियोगे, लेकिन आप उसको जल्दी नहीं पी पाओगे, राइट? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ही पी पाओगे। तो एग्जैक्टली यहाँ भी क्योंकि आसपास की हवा में खूब सारा पानी है, तो उसको और पानी की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट कूलिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से क्या होता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, ठीक है? सो मॉलिक्यूल्स एस्केप इन आर सराउंडिंग्स, और ये साथ में एनर्जी ले जाते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी ले जाते हैं। अब हो क्या रहा है, हीट एनर्जी ले जाने में ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी सराउंडिंग्स है ना, उनसे मतलब जो हमारी बॉडी है, अगर हम आप अपनी बात करें, तो हमारी बॉडी से जब ये इवेपोरेशन होती है, जब पसीना इवेपोरेट होता है, तो हमें एक वो ठंडा सा कूलिंग सा इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से लिक्विड एनर्जी गेन कर रहा है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में है उसको ले रहा है और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सराउंडिंग्स से हीट आ रही है, मतलब हमारी बॉडी से हीट आ रही है और वो सराउंडिंग्स में चली जा रही है। इससे हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, नेल पेंट रिमूवर लेना, जो लिक्विड आता है उसको हाथ में डालना, तो आप देखोगे कि ये इवेपोरेट हो जाएगा और आपका हाथ ना ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिरिट है, राइट, या फिर ईथर के साथ भी ऐसा होता है। तो जब हम इसे पाम के ऊपर रखते हैं तो ये हमारे पाम से ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? हीट एनर्जी यहीं से एब्जॉर्ब होती है, और अब क्या होता है, हमारे हाथ में एक कूलिंग इफेक्ट आता है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये इवेपोरेट हो जाता है और हमें एक कूलिंग सी, एक कूल सी फीलिंग मिलती है। आगे बात करते हैं द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट में बॉइलिंग। अब जैसे हम देख रहे थे ना कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा था, कम है ज्यादा है, हर टेम्परेचर पे ज्यादा रेट क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर होगा या स्लोअर होगा, वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे जो हमने पढ़े। लेकिन बॉइलिंग एक ऐसा रैपिड चेंज है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, थ्रू आउट द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर के पे पूरा का पूरा ये जो मास है ना लिक्विड का, ये चेंज हो रहा है। अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट
क्या होता है? सो टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट एनी फर्दर राइज इन द टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को और बढ़ाए यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी। वैसे आपको हो सकता है नहीं पूछें, लेकिन एक एक ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाने के लिए, वैसे ट्रिकी होगा नहीं अगर आप याद रखोगे, तो आपकी टीचर पूछ सकती है। तो अब जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब आप इसका फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का टेम्परेचर भी निकाल के यहाँ पर लिख लेना, ठीक है? तो इससे आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग बाय मॉलिक्यूलर मोशन। अब जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ सरफेस पर नहीं है, नॉट जस्ट एट द सरफेस, उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, मतलब उनमें ना एकदम जोश से वो भर जाते हैं। सो द बबल ऑफ वेपर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द लिक्विड। अब आप देखते हो कि जब बॉइलिंग होती है तो अंदर ना बबलिंग होना शुरू हो जाती है, पानी में बबलिंग होना शुरू हो जाती है। ये बबल ऊपर की तरफ को आते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और ऊपर की तरफ को, सरफेस की तरफ को राइज करते हैं। Vapor pressure inside the bubbles become equal to the atmospheric pressure and bubbles escape boiling occurs, right? तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, इन बबल्स के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जैसे ही ये वेपर प्रेशर आता है, बबल्स एस्केप हो जाते हैं और हमें वो बॉइलिंग, पानी की बॉइलिंग देखने को मिलती है। सो ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बॉइलिंग से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट? अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट? प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? अब जैसे अगर आपने देखा हो ना, तो हमने देखा है कि जब हम हिल्स में जाते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना? तो चलो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर के लिए वेपर प्रेशर भी हाई चाहिए। High pressure requires vapor pressure inside the liquid which needs to be increased ताकि atmospheric pressure को मैच किया जा सके। अब liquid must be heated to the higher temperature, तो हमें liquid को ज़्यादा higher temperature पर heat करना पड़ेगा अगर pressure increase हो रहा है। अब जैसे ही pressure decrease होता है तो boiling point भी decrease हो जाता है। ऐसा क्यों? अब देखो, ध्यान से सुनो, अगर प्रेशर ज्यादा है, ये हमारा एक लिक्विड है, इसके ऊपर से ना बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक तरह से ना दबाव बहुत ज्यादा है। तो इस दबाव को, इस प्रेशर को कम करने के लिए ना यहाँ पर पानी को भी बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि वो बॉयल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे मान लो एग्जाम का स्ट्रेस है और आपको सब लोग बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, आप एक प्रेशर बनेगा। अब आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना उस प्रेशर को भी ओवरकम करना है और पढ़ाई तो करनी ही है। तो अब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसा ही है, प्रेशर ज़्यादा है तो इस दबाव को कम करने के लिए, यानी कि लिक्विड को गैस बनाने के लिए अब पानी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेल प्रेशर डिक्रीजेस, जब प्रेशर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। क्यों? अब प्रेशर कम है तो लिक्विड बहुत ही इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ना है, बोला, अब वो अपना काम करें, आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो आपका ध्यान क्या है? प्रेशर पे नहीं, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है। तो अब आपको बॉयल होने में, यानी कि अब आपको अपनी तैयारी करने में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर आप माउंटेन्स में जाओ, मान लो अब आप घूमने चले गए मनाली। अब मनाली में क्या है, क्योंकि आप ऊपर हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बॉयल हो जाता है, लेकिन फूड पकने में ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि प्रेशर कम है, तो खाना पकने में टाइम लगता है। वहीं पर अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाओगे तो उसमें खूब सारा प्रेशर बनता है और इस प्रेशर के बनने की वजह से ये प्रेशर पानी को बॉयल होने में ज़्यादा
ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी नहीं बॉयल होता, इट बॉयल्स एट 120 टू 125 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर खाना जल्दी पक जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन की बात करें तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, व्हाई फूड कुक्स फास्टर इन अ प्रेशर कुकर एंड व्हाई फूड टेक्स लॉन्गर टू कुक इन द माउंटेन्स। तो आपको मुझे बताना है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो पानी बॉयल्स, राइट, सो वाटर बॉयल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब यहाँ पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कम हीट होगी विच इज अवेलेबल टू कुक फूड, राइट, और इसकी वजह से कुकिंग स्लो हो जाएगी। बात क्लियर है? आगे, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। बॉइलिंग इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। इवापोरेशन occurs only from the surface of the liquid और boiling takes place throughout the mass of the liquid। ठीक है, पूरा पानी बॉयल होना शुरू होता है at the same instant। इवेपोरेशन एस्केप एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हैं, बस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिससे उनको एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो एस्केप हो जा रहे हैं। बॉइलिंग में हम उन्हें सफिशिएंट एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो वहां से एस्केप हो सकें। नेक्स्ट, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग से ही एनर्जी लेते हैं और एस्केप हो जाते हैं। यहाँ पर हम उन्हें एक फिक्स्ड एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इवेपोरेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग एक रैपिड प्रोसेस है। आगे बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, मतलब थर्मली चीज़ों का एक्सपैंड होना। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में होता है और सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी, गैसेस सब एक्सपैंड करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, उससे कम लिक्विड एक्सपैंड करते हैं और सबसे कम सॉलिड्स एक्सपैंड करते हैं। एंड व्हेन दीज आर कोल्ड ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हीटिंग पर इनमें मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और ये एक्सपैंड हो जाते हैं। आगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स एक्सपैंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस। अब सॉलिड लंबा भी हो सकता है, ऐसे घूम फिर के मोटू भी हो जाएगा, राइट, उसका एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सब कुछ बढ़ सकता है। तो जब लेंथ बढ़ती है इट इज़ लीनियर एक्सपेंशन, जब एरिया बढ़ता है इट इज़ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और जब वॉल्यूम बढ़ता है इट इज़ क्यूबिकल एक्सपेंशन, राइट। अब व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन? सो हीटिंग से, जो हीटिंग इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना शुरू किया बड़े लार्ज एम्पलीट्यूड्स पे और इससे उनकी मीन पोजीशंस शिफ्ट होने लगी, तो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशंस बढ़ने लगी और सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होने लग गया सभी डायरेक्शंस में। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब इसमें ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहला है बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपने देखा होगा कि हमारी बुक में एक ऐसा है, एक रिंग है, राइट, ऐसा रिंग है और उस रिंग से ना हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को इस रिंग से पास करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या होता है कि ये बॉल नहीं जाती है, लेकिन जब हम इस रिंग को हीट करते हैं तो अब बॉल इजीली इस रिंग से पास हो जाती है। तो होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर बॉल रिंग से पास नहीं हो रही है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो बॉल एक्सपैंड हो जाती है एंड इट डज नॉट पास थ्रू द रिंग। लेकिन जब हम बॉल को जब कूल करते हैं तो बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो वापस से इससे पास होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हीटिंग से क्या हुआ, हीटिंग से यानी कि यहाँ पर इट इंक्रीजेस डायामीटर, राइट, डायमीटर इंक्रीज हुआ और ये एक्सपैंड होने लग गए, करेक्ट। अब बात करते हैं बार गॉज एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम रूम टेम्परेचर पर एक बार है, वो एक गॉज में फिक्स्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक गॉज बनाती हूँ, ये है हमारी गॉज और ये है हमारा एक बार, ठीक है। तो पहले क्या था कि रूम टेम्परेचर पे तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स्ड था। अब जब हमने हीट किया तो बार लंबा हो गया और अब ये फिट नहीं हो रहा था, लेकिन कूल करने पर बार फिर से फिट होने लग गया, क्योंकि ये
यहाँ पर ये जो बार था, ठीक है? ये बार है, ये गॉज है, तो हम किसको हीट कर रहे हैं? हम इस बार को हीट कर रहे हैं। तो जब हमने इसको हीट किया, तो ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने से ये इस एरिया में फिट नहीं आ रहा था। लेकिन इसको फिट कराने के लिए हमने क्या किया? हमने इस बार को कूल किया और कूल करने से ये वहाँ पर फिट हो गया, राइट? अब बात करते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट की। तो आपने देखा होगा कि हमने क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो होता क्या है कि हम एक स्ट्रिप लेते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ 2 मेटल्स, राइट? अब 2 अलग-अलग मटेरियल्स हैं, तो यानी कि उनकी एक्सपेंशन भी अलग-अलग होगी। सेम अमाउंट पर वो अलग-अलग एक्सपैंड होंगे। सो विद द डिफरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, जैसे कि हमने ब्रास और एक आयरन ले लिया, तो जब हम इनको हीट करेंगे तो ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा और स्ट्रिप बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द आयरन। और ये यूजेस होते हैं थर्मोस्टेट और फायर अलार्म में। तो होता क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे 2 स्ट्रिप्स हैं, एक आयरन की है, एक ब्रास की है, तो अब जब मैं इन दोनों को बराबर हीट करूंगी, तो ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड होता है, तो ये ज़्यादा एक्सपैंड होगा और आयरन कम एक्सपैंड होगा। उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट एक्सपेंशन होने की वजह से हमारी स्ट्रिप बेंड हो रही है। तो इसको हम, अब जैसे मान लो एक रबर बैंड है आपके पास और एक आपके पास रोप है। रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, रोप को करोगे तो वो उतनी नहीं होगी, मतलब विजिबली वो नहीं होगी। अब आप अगर दोनों को एक साथ मिला दो, तो मतलब एक साथ जोड़ दो, तो जब दोनों को आप खींचोगे ना, तो रबर बैंड ज़्यादा स्ट्रेच होगा और रोप वैसे ही रह जाएगी। तो अब यहाँ पर रोप में हमें एक बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो एग्ज़ैक्टली यही होता है बायमेटालिक स्ट्रिप में। तो हम इसको थर्मोस्टेट से, जैसे कि गीज़र्स होते हैं, उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन यानी कि जब लेंथ इंक्रीज हो रही है रॉड की या वायर की, जब हम उसे हीट कर रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन इज एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा ए, राइट? ये फॉर्मूला है जो आपकी बुक में लिखा है, मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया था, अब आपको याद रखना है। सो व्हाट इज एल टी? एल टी इज द लेंथ आफ्टर हीटिंग, राइट? एल नॉट is the ओरिजिनल लेंथ, राइट? ये भी ओरिजिनल लेंथ है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion and small t is the rise in temperature. Okay, so it is the rise in temperature. क्लियर हो गया? तो ये डिपेंड करता है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ क्या है? लॉन्गर द रॉड, उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। मटेरियल कैसा है रॉड का? अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरह से एक्सपैंड करते हैं। अब बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, जहां पर एरिया बढ़ता है, राइट? तो जब हम प्लेट को हीट करते हैं, तो प्लेट की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बढ़ती है। तो लेंथ में भी बढ़ेगा और वो ब्रेड्थ में भी बढ़ेगा। उसका फॉर्मूला है ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बीटा टी। ए क्या है? इट इज द एरिया आफ्टर एक्सपेंशन, इट इज द इनिशियल एरिया, right? In area before the expansion. B is the coefficient of superficial expansion and T is the rise in temperature. करेक्ट? अब ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एरिया। अब अगर पहले ही एरिया ज़्यादा हो तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। अगर मटेरियल की बात करें, अब जैसे ब्रास है और आयरन है, तो ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड करेगा एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सपैंड करते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है? तो जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, तो अब लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी और उसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। दैट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वॉल्यूम, राइज इन टेम्परेचर एंड मटेरियल। इनिशियली क्या वॉल्यूम था? ज़्यादा वॉल्यूम, तो ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन होगी। मटेरियल कैसा है उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सपेंशन कैसी होगी। So it is Vt minus V naught is equal to V naught gamma t. So what is gamma? Gamma is the coefficient of cubical expansion.
करेक्ट। सो अल्फा, बीटा, गामा आपको पता होने चाहिए और आपको ये भी पता होने चाहिए कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सेप्शन फर्स्ट। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। मतलब वैसे हमने अभी तक क्या देखा है कि सब के सब एक्सपैंड ही हो रहे हैं हीट करने से, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। मतलब हर टेम्परेचर रेंज पे नहीं, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज पर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि पानी 0 to 4 डिग्री तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर जाता है, अब पानी एक्सपैंड होने लग जाता है, याद रखना है। दूसरा सिल्वर आयोडाइड, सो 80 डिग्री से 141 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट इज सिलिका, बिलो माइनस 80 डिग्री सेल्सियस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन हीटिंग, राइट। तो ये कुछ आपके पास एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। रीजन बीइंग, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंटली बिहेव करता है, और जो इंटरस्पेसिंग है वो डिक्रीज होती है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब हम हीट देंगे इनको, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और सबकी टेम्परेचर रेंजेस अलग हैं जैसे आप देख रहे हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि यही इंटरस्पेसिंग डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्यूबिकल एक्सपेंशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है तो ग्रेटर इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सपेंशन ज्यादा। मटेरियल कैसा है सॉलिड का? डिफरेंट मटेरियल्स विल एक्सपैंड डिफरेंटली। एग्जाम्पल, ब्रास की बॉल है, इट इंक्रीजेज इन वॉल्यूम मोर देन द आयरन बॉल ऑफ द सेम रेडियस एट द सेम टेम्परेचर। कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे आपकी टीचर पूछ सकती हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। तो पता है ना कहाँ से लिए हैं अल्फा, बीटा, गामा? तो अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक है। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आपको बीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन देखना है, सो अल्फा इज 1, बीटा इज 2, तो आप ये बोल सकते हो कि बीटा इज 2 अल्फा, राइट। तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये तो प्रॉपर प्योरली हमारा मैथ्स ही है। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस पर। अब एप्लीकेशंस में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्रिजेस होते हैं ना वो स्टील गर्डल्स के बने होते हैं, जिनका एक एंड फिक्स्ड होता है, लेकिन जो दूसरा एंड होता है ना वो ऐसे रोलर्स पर होता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सॉलिड है, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, गर्मियों में हीट आएगी तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो उस चीज को, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड रोलर्स पे है, to allow the expansion in summers and contraction in winters without bending or cracking the bridge। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स की। रेलवे ट्रैक्स में भी अगर आप देखोगे ना तो जैसे यहाँ पर ना बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, एक ट्रैक बिछाया, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर दूसरा ट्रैक बिछाया। रीजन बीइंग कि ये भी हमारा सॉलिड है, तो जब सर्दी आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में ये एक्सपैंड होगा। तो गर्मियों में ये दोनों ही ट्रैक्स के बीच में ऐसे ओवरलैपिंग ना हो जाए और हमारी ट्रेन से डीरेल ना हो जाए, उसके लिए इनके बीच में कुछ गैप्स छोड़े जाते हैं, राइट, टू प्रिवेंट द बकलिंग और बेंडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज रिवर्टिंग। अब रेड हॉट रिवेट्स होते हैं, उन्हें हम होल्स में इंसर्ट कर देते हैं ऑफ द स्टील प्लेट्स एंड दे आर हैमर्ड। जब वो कूल होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी तो ये काफ़ी एक्सपैंडेड फॉर्म में होते हैं, तो इजीली आप इनको उन प्लेट्स में लगा के हैमर कर सकते हो, लेकिन कूल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अब ये यहाँ पर टाइटली फिट हो जाते हैं। रीजन बीइंग द हॉट रिवेट्स एक्सपैंड, सॉफ्ट हो जाते हैं, इजी टू हैमर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पर ये, कूलिंग पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और टाइटली प्लेट्स को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक केबल्स और द टेलीफोन वायर्स। तो आपने देखा होगा आपके आसपास के पोल्स हैं, उनमें तारें ना ऐसी लगी होती हैं, ना कि बिल्कुल ऐसी सीधी। अब होता क्या है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो ये एक्सपैंड हो जाती हैं, तो ये ऐसे हो जाती हैं, लेकिन सर्दियाँ आने पर अगर हम
बिल्कुल ऐसे रखेंगे इनको, तो सर्दियों में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना, तो चांसेस हैं कि ये वायर बीच से कॉन्ट्रैक्ट होने पर टूट जाएगी। तो इसलिए हम इनको हमेशा ही लूज़ रखते हैं, ताकि यहाँ पर टूटने का खतरा ना हो। तो समर्स में दे एक्सपैंड एंड दे सैग, एंड विंटर्स में दे कॉन्ट्रैक्ट सो दे मे ब्रेक। तो ये सैगिंग और ब्रेकिंग को एडजस्ट करने के लिए हम वायर्स कुछ ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट इज फिटिंग द स्टील रिम ऑन द वुडन कार्ट। अब एक वुडन कार्ट है, इसके ऊपर हमें ये रिम लगाना है। अब रिम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिम को ना बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, ये एक्सपैंड हो जाएगा। इस वुडन व्हील के ऊपर हम इसको ऐसे ही प्लेस कर देंगे। जैसे जैसे ये स्टील का रिम कूल डाउन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और तो ये इस वुडन व्हील के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं इससे। सो दिस हीटिंग से डायमीटर इंक्रीज हुआ और कूलिंग से ये ग्रिप जो है ये स्ट्रांग हो गई। आगे बात करते हैं ग्लासवेयर यूज्ड इन किचन, दैट इज द पायरेक्स। तो पायरेक्स ग्लास ना हम लेबोरेटरी में और किचन के ग्लासवेयर में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफी कम होता है। तो एक्सपेंशन के कम होने की वजह से यहाँ पर ब्रेकिंग के चांसेस भी कम होते हैं, कि अब हीट हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, कूल होने पर ये बिल्कुल सिकुड़ गया, तो उससे ये जो ब्रेकिंग के चांसेस है ना ये कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी एक्सपेंशन नहीं होती है। तो इसलिए हम पायरेक्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक मेड ऑफ इनवार। तो ये जो पेंडुलम है ना, अब पेंडुलम की लेंथ जो है वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और टाइम, उस टाइम पीरियड इस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड इज़ कि ये कैसे एक एक मीन पोजीशन से एक तरफ गया, वापस आया, दूसरी तरफ गया, वापस आया। दिस इज़ वन, लाइक वन वाइब्रेशन, राइट, वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ना ये अगर लेंथ ज़्यादा होगी ना, तो अब ये वाला जो टाइम है ये बढ़ जाएगा, जिससे हमारी घड़ी गलत टाइम बताना शुरू कर देगी। तो इसलिए हम इनवार्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आयरन और निकल के अलॉय से बना होता है, और इसमें निग्लिजिबल एक्सपेंशन होती है। क्योंकि एक्सपेंशन नहीं होती है, तो जब तक ये पेंडुलम चलता रहेगा तब तक ये घड़ी सही टाइम दिखाती रहेगी। पेंडुलम की लेंथ सेम रहती है, जिससे किसी भी सीज़न में टाइम के चेंज होने का खतरा नहीं रहता, और हमें एक्यूरेट टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लूजनिंग अ ग्लास टॉपर और अ मेटल कैप। अब जब हम ग्लास टॉपर को हम गर्म करते हैं, सो वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल लूजन्स द स्टॉपर और द कैप, राइट। तो जब हम इस चीज़ को, इस नेक को गरम करेंगे, तो इससे नेक थोड़ी-सी एक्सपैंड हो जाएगी, और ये जो स्टॉपर है हम इसको ईज़िली लगा पाएँगे। अब जैसे-जैसे नेक कूल डाउन होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये एकदम कॉर्क एकदम टाइटली फिट हो जाएगी इसकी नेक पर। अब मान लो इसको निकालना है, नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी नेक को थोड़ा-सा हीट करेंगे, और ये अब ईज़िली कॉर्क बाहर निकल आएगी। सो नेक एक्सपैंड्स मोर, स्पेस इंक्रीज़ेज़ एंड स्टॉपर इट लूज़न्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द क्रैकिंग ऑफ द थिक ग्लास टम्बलर्स। तो कई बार पता है क्या होता है, जैसे ना अगर आप हिली एरियाज में रहते हो, जब मैं छोटी थी ना, एक बार मैं क्या कर रही थी, मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद ना मैंने एक कप लिया, उसमें चाय डाली, वो क्रैक हो गया, दूसरा कप लिया, चाय डाली, वो क्रैक हो गया। मतलब हम पहाड़ों में रहते थे, तो अगला कप डाला, वो क्रैक हो गया। तो ऐसे करके ना मेरे ऑलमोस्ट पूरा सेट हमारा क्रैक हो गया। रीज़न बीइंग, वहाँ पर इतनी ठंडी थी, और जैसे ही मैं गरम गरम चाय उसमें डाल रही थी, वो एक्सपैंड हो रहा था और वो क्रैक हो जा रहा था। तो pouring a hot liquid into a thick glass tumbler can crack it. रीजन बीइंग, ग्लास एक पुअर कंडक्टर है हीट का। तो होता क्या है कि अंदर वाला जो सरफेस है वो एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन बाहर वाला सरफेस अभी भी ठंडा है। तो बाहर की साइड से कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, लेकिन अंदर से वो एक्सपैंड हो गया, जिसकी वजह से अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर क्रैकिंग हो जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिटिंग द स्टील रिम। अब स्टील रिम को अगर हमें लगाना है, तो स्टील रिम को पहले हम हीट करते हैं टिल द डायमीटर इंक्रीजेस स्लाइटली, एंड देन इट इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन व्हील। तो वुडन व्हील के केस में हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कमिंग ऑन टू द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में क्या होता है, तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अगर आपको कहीं पर लगता है, कोई डाउट है, कहीं पर किसी
कोई भी छोटा-सा डाउट है, आपको सिली भी लगता हो, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वै। तो लिक्विड्स की बात करें तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं, तो रीज़न बीइंग इनके मॉलिक्यूल्स लूज़ली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन देखने को मिलती है, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यूबिकल एक्सपेंशन ही देख पाते हैं। तो लेंथ में या सिर्फ ब्रेड्थ और लेंथ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है, अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो अब ये एक्सपैंड होने लग जाता है। ये इसका एक अनयूजुअल बिहेवियर है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो ये क्योंकि एक्सेप्शन है तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड एक्सपेंशन, राइट। इसमें एक स्ट्रॉ डाल दी, राइट, और इसमें कलर लिक्विड डाल दिया। वाटर राइजेज इन द स्ट्रॉ व्हेन इट इज हीटेड। अब हमने नीचे से इसको हीट करना शुरू किया तो इसमें पानी जो स्ट्रॉ है ना वो अब इंक्रीज, मतलब पानी जो है वो राइज होना शुरू हो गया। हीटिंग से क्या हुआ, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ी, जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हुए और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम कि अगर हम मॉलिक्यूलर मोशन की बात करें तो जैसे हमने बात की कि अब लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी फ्री होते हैं, जिससे हीटिंग से इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड मॉलिक्यूल्स दे सेपरेट मोर और लिक्विड्स ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं। अब आगे आते हैं नाउ फॉर द क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर क्यूबिकल एक्सपेंशन हो रही है तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट gamma t, where gamma is the cubical expansion, so it is the volume at 0 degree Celsius and it is the volume at t degree Celsius, मतलब जो टेम्परेचर जिस पे हमने इसको हीट किया है। अब यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो क्यूबिकल एक्सपेंशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लिया है, ज़्यादा लिया है तो एक्सपेंशन ज़्यादा देखी जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया है तो ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो अलग अलग लिक्विड्स एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स इवन इफ हीटेड इक्वली। अगर आप इनको इक्वली भी हीट करते हो तो भी ये अलग अलग तरह से एक्सपैंड होते हैं, अलग अलग तरह के लिक्विड्स। नाउ डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट एक्सपेंशन। जैसे आप पानी ले लो, केरोसिन ले लो, अल्कोहल ले लो, बेंजीन ले लो, तो हर कोई लिक्विड है और हर कोई अलग अलग ऑर्डर पर एक्सपैंड होता है। जैसे बेंजीन सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगा, फिर अल्कोहल, फिर केरोसिन, और सबसे कम एक्सपैंड इनमें होगा वाटर। रीजन बीइंग दे हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी इन सब में गामा की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल। कोई आपसे यहाँ गामा की वैल्यू नहीं पूछने लगा है, कोई आपको इन डिटेल नहीं पूछने लगा है, लेकिन आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मरकरी। मरकरी सबसे कम एक्सपैंड करता है, बेंजीन सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करता है, और वहीं पर अल्कोहल और केरोसिन की बात करें वो इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, ना एक से ज़्यादा ना दूसरे से कम। नाउ कमिंग ऑन टू द मरकरी थर्मोमीटर। तो अब हमने देखा है कि जो हमारे थर्मोमीटर्स हम यूज़ करते हैं उनमें मरकरी होता है। सो मरकरी हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मरकरी एक्सपैंड कर गया दूसरा रुक गया, अगला एक्सपैंड कर गया दूसरा रुक गया। तो इससे यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं होगी, तो हमें टेम्परेचर क्लियरली पता नहीं चलेगा। क्योंकि मरकरी यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है तो इसलिए हम मरकरी का यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स में। द राइज ऑफ द मर्करी लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब शोज द टेम्परेचर वैल्यू। कितना टेम्परेचर आपको पता ही है, कैसे हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। मर्करी एक शाइनी सा एक सब्सटेंस है जिसे हम इजीली देख सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है। इसकी इट हैज़ अ लार्ज रेंज, काफ़ी लार्ज रेंज है एक्सपेंशन की, और ये ग्लास के साथ स्टिक भी नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन वाई वी यूज मर्करी इन द थर्मोमीटर्स। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट पता होगा, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया है। तो मान लो ये दो बॉटल्स हैं, दोनों में मतलब ये एक बॉटल है, इसमें हमने एयर डाली है, एयर है, डाली नहीं है, और बलून ऊपर डिफ्लेटेड बलून लगा दिया। अब बलून वैसा ही ऐसा मुरझाया सा ही दिखेगा, लेकिन अब आप इसको यहाँ पर एक गरम बॉइलिंग वाटर बाथ में डाल देते हो तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे यहाँ पर
ये ब्लू बलून इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के अंदर की गैस क्या हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच की बढ़ जाएगी, गैस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड होने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो अब इस बलून को इन्फ्लेट करना शुरू कर देगी। सो दैट इज़ हाउ द गैसेज़ एक्सपैंड थर्मली। नाउ सो ये सब हमने कर लिया है, राइट? इन्फ्लेशन नहीं, बलून इन्फ्लेट होता है। सो हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और बलून एक्सपैंड हो जाता है। कमिंग ऑन टू द मॉलिक्यूलर मोशन का एक्सप्लेनेशन। सो गैसेस मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट, इनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सारे ही मॉलिक्यूल्स ने एकदम ऐसे जोश में, गुस्से में बोल लो आप, ये हर तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ जाती है, गैस एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इवन प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेरिएशन इन डेंसिटी, द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। सो व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड? जब किसी भी एक सब्सटेंस को हम हीट करेंगे ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास सेम रहेगा या मास अनचेंज्ड रहेगा। अब रिकॉल करो, व्हाट इज द, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी यानी कि D इज इक्वल टू मास, मास इज स्मॉल m बाय वॉल्यूम, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मास तो सेम है, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, अब D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एग्जैक्टली सॉलिड्स में क्या होता है, क्योंकि एक्सपेंशन काफ़ी कम होती है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये डेंसिटी काफ़ी कम होती है। मतलब ये जो डिक्रीज इन डेंसिटी है ना, ये काफ़ी निग्लिजिबल है। वहीं पर लिक्विड्स ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और ये नोटिसेबल होती है, जिसे हम नोटिस कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, और ये हमें काफ़ी ईजिली विजिबल होता है। अब एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये मैंने फिर से लिखा है ताकि आप इसको रिकॉल करते रहो, आप इसको भूलो ना, क्योंकि अगर आप इसको भूलो और ये 1 मार्क या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है, क्योंकि अब हमने चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो कोई डाउट है, आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लो। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, सो द क्वेश्चन सेज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट एक्सपैंड्स। क्यों एक्सपैंड करता है? क्या मास बढ़ता है? नहीं। क्या मॉलिक्यूल्स हैवी हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं? तो एग्जैक्टली नए मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग या बॉइलिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें एनर्जी चाहिए टू चेंज दिस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो पहले टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पहले हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को बदल सकें। टेम्परेचर उसके बाद हम बदलेंगे, राइट? सो हीट इज यूज टू चेंज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज डेंसेस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एंड मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं, क्या ये रीज़न है? ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वॉल्यूम इज मिनिमम एट दिस। डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं वाटर इज डेंसेस्ट, यानी कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर, इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा। करेक्ट, इनवर्स रिलेशन है, अभी पढ़ा। A balloon fitted on the bottle inflates when the bottle is placed in hot water. क्यों? क्योंकि एयर इज लाइटर? ऐसा नहीं है। एयर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड फार्दर अपार्ट। तो जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो अंदर की हवा गर्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और तेज तेज जा रहे हैं। तो यही करेक्ट ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं, द गैप्स बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स आर। तो ये जो रेलवे ट्रैक्स के बीच का गैप है ये क्यों है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए? नहीं, तो हम ग्रीजिंग कर लेते हैं। नॉइज़ को प्रिवेंट करने के लिए? ऐसा नहीं है। इट अलाउज़ द एक्सपेंशन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग द समर। सो एग्ज़ैक्टली यही सही आंसर है। नेक्स्ट, अ बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स ऑन हीटिंग। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप ना ऐसे बेंडिंग हमें देखने को मिलती है उसमें जब हम उसे हीट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मेटल्स इक्वली एक्सपैंड हो रहे हैं। अगर इक्वली होते तो सीधा लेंथ नहीं बढ़ जाती उसकी। दूसरा, वन मेटल एक्सपैंड्स मोर देन द अदर। एग्जैक्टली यही रीजन है। तो ब्रास ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, आयरन कम हुआ, तो यहाँ पर बेंडिंग देखने को मिली। Next, during the boiling of water at 100 degree Celsius, what happens to the kinetic energy of molecules? Molecules की kinetic energy को क्या होगा? क्या वो increase करेंगे continuously? क्या वो decrease करेंगे, constant रहेंगे या zero हो जाएंगे? तो जब boiling होगी 100 degree Celsius पर, तो molecules जो हैं they remain constant, ठीक है? So यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर temperature stays constant, ठीक है? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो क्या करेक्ट आंसर था? करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, वैसे तो आंसर नीचे लिखा हुआ है लेकिन चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हाई डज एल्कोहल राइजेस मोर देन वाटर व्हेन हीटेड इक्वली? क्यों ज्यादा एक्सपैंड होता है? तो याद करो, अभी हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा वाटर सबसे कम एक्सपैंड होता है, बेंजीन सबसे ज्यादा एक्सपैंड होता है। सो एल्कोहल इज लेस डेंस, ऐसा नहीं है। एल्कोहल हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यस, अगर हम पानी से अल्कोहल को कंपेयर करें तो इसमें जो गामा की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसका क्यूबिकल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपैंड करता है, राइट? अब द टू आइडेंटिकल मेटल रॉड्स ए एंड बी आर हीटेड इक्वली, ए ज़्यादा एक्सपैंड हो गया बी से, व्हाट कैन वी कंक्लूड? कंक्लूड ये करते हैं कि बी लॉन्गर है, ऐसा नहीं है, या रॉड ए हैज़ हायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि ए अल्फा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एक्सपैंड किया, मतलब इसका अल्फा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है। Okay, next, a bottle completely filled with water cracks when heated. Which is the most accurate reason? So, bottle जो glass bottle है, it is completely filled with the water cracks. तो पानी से हमने इसको भर दिया, अब ये क्रैक हो गई जब हमने इसको हीट किया। ऐसा क्यों? क्या वाटर एक्सपैंड्स मोर देन द ग्लास ऑन हीटिंग, या ग्लास एक्सपैंड्स मोर देन द वाटर, बॉटल मेल्ट हो गई, या एयर इनसाइड द ग्लास, एयर इनसाइड ब्रेक्स द ग्लास? तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्लास एक्सपैंड्स मोर देन द वाटर ऐसा भी नहीं है। सही आंसर ये है कि पानी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है ग्लास से। पानी लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है, लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं सॉलिड से, इसलिए ये टूट जाती है बॉटल। नेक्स्ट, व्हेन हॉट मिल्क इज poured into the thin steel cup, it doesn't crack unlike the थिक ग्लास टम्बलर। जैसे हमने देखा, क्यों? स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन ग्लास, स्टील एक्सपैंड्स वेरी लिटिल, या मिल्क रिएक्ट्स विद स्टील? तो मिल्क रिएक्शन की तो बातें ही नहीं हो रही हैं। स्टील एक्सपैंड्स वेरी लिटिल, हाँ ये हो सकता है। स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन ग्लास, तो ये भी हो सकता है। एंड स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसकी वजह से हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है और यहाँ पर कोई क्रैक्स नहीं देखने को मिलते। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द टू बलून्स ऑफ इक्वल साइज आर फिल्ड विद द इक्वल अमाउंट ऑफ एयर। बलून ए इज हीटेड एंड बलून बी इज कूल्ड। what statement is correct? तो A एक्सपैंड करेगा, बी एक्सपैंड करेगा तो नहीं। एक को हीट कर रहे हैं, एक को कूल कर रहे हैं, तो यानी कि ए जो है ये एक्सपैंड करना चाहिए और बी वाला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पर ऐसी कोई ऑप्शन है? हाँ है, और वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मोमीटर लेफ्ट इन द सन शोज अ रॉन्ग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मर्करी इवेपोरेट हो गया? नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा,
रॉन्ग। सनलाइट हीट्स द बल्ब डायरेक्टली, तो सनलाइट बल्ब को डायरेक्टली हीट कर रही है, हाँ, तो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, बल्ब डायरेक्टली हीट हुआ, टेम्परेचर जो थर्मोमीटर में मर्करी है वो राइज हो गया। नेक्स्ट, एल्कोहल राइजेस इन द थर्मोमीटर फास्टर देन द मर्करी, बताओ क्यों? अब देखो, मरकरी हेवियर है इसलिए ऐसा नहीं है, मरकरी स्टिकी या फिर अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है फास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। याद करो वो जो मैंने आपको एक सीक्वेंस पढ़ाया था जिसमें बेंजीन सबसे आगे था और सबसे लास्ट में था वाटर की एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अल्कोहल का जो कोफिशिएंट है, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मरकरी, इसलिए अल्कोहल ज़्यादा जल्दी राइज़ हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज चैप्टर। ये सारे क्वेश्चंस थे। जितनी रीजनिंग पढ़ोगे, जितना उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करते टाइम लिखोगे, उतना आपको क्लैरिटी होगी। तो मेरा यही सजेशन है कि चैप्टर को जब पढ़ो तो पार्ट्स में पढ़ के ब्रेक करके और ब्रेक्स ले लेके उसको पढ़ो और रीजनिंग को दिमाग में रखो, क्योंकि इस चैप्टर से आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपके लिए है कुछ होम असाइनमेंट, जहाँ पर ये 3 पेजेस हैं, जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर रीजनिंग बेस्ड। सॉल्व करो, कहीं पर कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज़ यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा